बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, सरस्वती वंदना के लिए। और हम अपने सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। और मैं जिस भी मेंबर के पास कोई अच्छी शेयरिंग है, जो उसने कुछ पिछले एक दो हफ्तों में कुछ अच्छा किया है, कोई नई सेल करी है, कोई नया प्रोस्पेक्ट ढूंढा है, या जो भी कुछ भी चीज, यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्लाइंट से मिल के आए हैं, तो शेयरिंग करो। शेयरिंग से क्या होता है, शेयरिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप कोई बात को शेयर करते हो तो उसका सोल्यूशन भी मिलता है। और बहुत सारे लोगों तक उसका उन बहुत सारे लोगों को एक एक्सपीरियंस मिलता है कि इस नई नई चीजों का। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जरूर अपनी शेयरिंग करना शुरू करिए। अभी अभी क्या होता है कि आप लोग शेयरिंग ही नहीं करते, तो हम लोगों के लिए लगता है कि ये सेशन हम सच में ये मतलब फ्रूटफुल है या नहीं है, ये हमें समझ नहीं आ पा रहा। आप यदि शेयरिंग करेंगे, अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो शेयरिंग करें, नहीं काम कर रहे हैं तो क्यों काम नहीं हो पा रहा उसका उसका भी बताएंगे, तो वो भी एक सोल्यूशन निकल सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि उमेश जी का डिजिटल हैंड रेज है। मैं चाहूंगा कि उमेश जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग करें प्लीज। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर जी, मेरे को अभी पिछले वीक मैंने आपसे शेयर किया था, एक मेरा मेडिक्लेम में एक प्रॉब्लम आया था। आपने सॉल्यूशन बताया था कि एक लेटर उनको फिर से अपन दें कि भाई डॉक्टर का एक लेटर जाना चाहिए जिसमें उनका मतलब कि भाई 2 साल के पहले अपने पास नहीं था। वैसे ही अपने एक लेटर को बनवा करके सर हमने फिर उसको सेंड करवाया, मेल करवाया। तो उसमें भी सर वो ना डिनाइल आया कि मतलब वो नहीं होगा। उसके बाद में फिर एक अप्रूवल आया और उसके बाद में कल उनका ऑपरेशन हुआ है सर, और कल ही उनका मतलब उन्होंने पैसा जमा करके ऑपरेशन करवाया, मगर वहां से फिर उनको कैशलेस का वहां से मेल आया सर। थैंक यू सर, आपको आपने सजेस्ट किया उसके लिए। मैं एकदम मैंने हिम्मत हार गया था सर, पहला मेरा केस था जो डिनाइल हो रहा था मेरे को इसमें दो काम थे। एक मैंने आपको सजेशन दिया था, एक मैंने वहां पे ऑलरेडी आपका जो प्रोसेस था, सारी चीजें आप जैसे जैसे आप मुझे बताते गए, मैं अपने काउंटर पार्ट को भेजता गया सब चीजें करने के लिए। जी सर। ठीक है। तो जो चीज अच्छी बात है, देखो ये प्लेटफॉर्म इसी वजह से बनाया है कि हम चाहते हैं कि सभी लोग जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनको कोई भी तकलीफ हो, हम उस प्लेटफॉर्म पे हमेशा खड़े हैं। बट उसके साथ में हमारे को आप लोगों से सिर्फ इतनी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। ये प्लेटफॉर्म जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अभी मैं बॉम्बे गया था एमडीआरटी डे में, वहां पे बहुत सारे लोग मेरे से, जैसे ही मैं मतलब पहुंचा हॉल में, और मैं मतलब बहुत सारे लोग सामने से मिल गए जिन लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानता था। ठीक है। और उनमें लोगों ने आकर के मिले, सेल्फी ली हमारे साथ। तो ये एक अच्छा हमें भी लगता है कि यार हम जो बोलते हैं वहां पे खड़े, मतलब जब हम लोग लंच ब्रेक में थे तो लोग बोले थे, सर जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं ऐसा पूरी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो हमारे पास 4-5 हजार लोग ही जुड़े हैं, और हम हमारे पास 14 लाख 13 लाख की स्ट्रेंथ है एडवाइजर्स की। मैं आप लोगों से फिर सभी लोगों से विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़े। ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से किसी का फायदा कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन नुकसान किसी का भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है इस प्लेटफॉर्म से। तो मेरा आप लोगों से फिर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस मंच के साथ जोड़े। ये मंच आप ही लोगों का मंच है। और मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, हमें इस सेशन को के लिए 300 का जूम लेना, 500 का जूम लेना कोई हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले 100 लोगों तक, हमारे को 100 लोग हमारे 8 बजे इंतजार कर रहे हो, तब तो हम 300 तक जाए। पता लगे हम अपने खर्चे बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। तो हम ये नहीं चाहते कि अननेसेसरी हम अपने पैसे बढ़ाएं, खर्च बढ़ाएं, खर्चा बढ़ाएं। तो अब अगली शेयरिंग के लिए चलते हैं। किसी के पास और कोई शेयरिंग है क्या? कोई भी शेयरिंग नहीं, सबका काम कैसे चल रहा है? काम किस मतलब किसी किसी का कोई हमारे में से इतने जितने भी लोग आज अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों में से किसी का एमडीआरटी कंप्लीट हो चुका है क्या एलआईसी के अंदर? कोई भी नहीं है? राजेश एक बार आप देखते रहना भाई प्लीज। देख देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ। हमारे अंजना पास अग्रवाल कुछ शेयर करना सुबोध। चाहती है। कौन? हाँ, अंजना। अं, हाँ हाँ, कराओ, अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर काम इधर बहुत हल्का है लाइफ इंश्योरेंस में, मतलब जैसे कि
तक केस क्लोज होने में बहुत वो हो रहा, जैसे लगता है कि जैसे पहले हो जाता था आराम से इजिली, मगर इधर नहीं होता है। फील्ड में जैसे मूवमेंट कर रहे हैं लोग, जैसे इंश्योरेंस से लोग कहते हैं कि बस टर्म प्लान ले लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे, तो टर्म प्लान देते हैं, ऐसा नहीं कि टर्म प्लान नहीं दे रहे हैं। और अभी मेरा एमडीआरटी सर 2 लाख के आसपास कमीशन बचा है, 2 एमडीआरटी में पूरा नहीं बहुत हुआ है। और सर जैसे आपने हेल्थ के लिए जो परफॉर्मा दिया, वो परफॉर्मा मैंने प्रिंट आउट निकाल के, सर मुझे ना बहुत डिजिटल मेरा वीक है सर, तो मुझे अपने डिजिटल के लिए सर कैसे क्या करें? देखो, दो बातें हैं डिजिटल। देखो, हमें ना समय के साथ चलना पड़ेगा। यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय अपनी गति से चलेगा और हम उस गति से पीछे रह जाएंगे। ठीक है। मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर सब लोग सीख लीजिए। और आजकल तो यूट्यूब पे आप जो चीज चाहे ना, यूट्यूब के आप सिखाने के पूरे पूरे वीडियोस हैं। ठीक है। आपको जो चीज समझनी है ना, देखो 1 घंटा, मैं आप लोगों से, सब लोगों से फिर दोबारा से विनती करता हूँ कि आप अपने 1 घंटा 24 घंटे में से जो रील हम देखते हैं ना, मेरे ख्याल से 2 3 4 घंटे देख लेते हैं। और हम उसका कोई भी जिंदगी में किसी भी रील का आपको, जो आपने परसों रील देखी थी, आपको एक भी वर्ड याद हो परसों वाली रील का, तो मुझे बताना, कोई सा भी डिजिटल हैंडरेज करके। ठीक है। नहीं याद रहता, हम क्या होता है उस टाइम पे एंजॉयमेंट करते हैं, हमें वो कुछ अच्छा लगता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि क्या देखा था हमने। मैं आप लोगों से फिर विनती करता हूँ, सिर्फ 1 घंटा, 1 आवर अपने लिए जरूर निकालें अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से। और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जो आपके ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको लगता है कि मैं वीक हूँ, उसको उसको उसके ऊपर लगाएं। और 1 घंटा आप वहां पे लगाएं। दो पूरे दिन में 2 घंटे की एक्सरसाइज है, 1 घंटा वहां पे लगाएं जब आपके आपके एरियाज वीक है, और 1 घंटा वहां पे लगाएं जो आपके स्ट्रेंथ एरिया है। आप अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करेंगे, आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अपनी वीकनेसेस पे काम करेंगे, आपकी वीकनेसेस कम होंगी, लेकिन उसके रिजल्ट थोड़ा स्लो होंगे। क्योंकि जितने भी वीकनेसेस होती है ना, उसको हम लोग याद नहीं करना चाहते, या मतलब हम लोग उस चीज के को बहुत पेशेंटली नहीं, पेशेंस से नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट का काम नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग, मैंने भी कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी जो मेरी इंटरेस्ट की नहीं थी, उसके बावजूद मैंने करनी शुरू करी है, और उसके रिजल्ट्स थोड़े थोड़े आने शुरू हुए हैं। बट हमारा काम ऐसा है, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जिन जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, उन लोगों के काम बहुत अच्छे हुए हैं। आप कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, और ये कभी मत बोलिए कि मार्केट में अच्छा नहीं है। हम लोग मार्केट में प्रॉपर तरीके से रन करेंगे, काम आएगा। हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को, जिनको जानकार हैं, हमें अपने नए प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज बनाने पड़ेंगे, प्रोस्पेक्टिंग के लिए नए काम करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास काम आएगा। जो हमारे पास रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी फॉलो अप करते रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बट आप प्लीज अपना जो आपका सिस्टम है, आप अपने लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। फिर हम, ये प्लेटफॉर्म हर हफ्ते है, जिसके बाद भी आपको महीने बाद आपको रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम फिर आपके साथ बैठ फिर कुछ ना कुछ और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश जी का डिजिटल हैंड रेज है, ओम प्रकाश जी को अनम्यूट करिए भैया। गुड मॉर्निंग अतुल साहब, डेंग साहब, सभी मेरे पीआरटी के साथी। मैं झुंझुनू राजस्थान से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, और हाँ जी। मार्च में मैंने एमडीआरटी कर दिया है, और थैंक यू सो मच। और अब की बार सीओटी की तरफ बढ़ रहे हैं सर। और आपने सही कहा कि कंसिस्टेंसी है, और लगातार हम मिल रहे हैं लोगों से, तो काम होता है। लेकिन थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम रहती है सभी के साथ में। आज मिलना है, उसे आज नहीं मिल पाए, 2 दिन बाद में मिले। तो लगातार अगर अपन कर रहे हैं तो सब काम हो रहा है सर, बाजार में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, आपने दिल खुश करा है आज हमारा, सब लोगों का। ठीक है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो अभी तक हमारे पास इस टाइप अवेलेबल है वो लोग, और जो लोग बाद में हमारे को यूट्यूब में देखेंगे, उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बड़ा मैसेज है कि एक झुंझुनू, मैं जानता हूँ राजस्थान में झुंझुनू जो जगह है वो बहुत पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी है। यदि वहां पे रहने वाले, और ऐसा भी नहीं है कि झुंझुनू में सिर्फ ओम प्रकाश जी ही काम कर रहे हैं, वहां पे भी हजारों एजेंट्स डेफिनेटली होंगे वहां पे। ठीक है। उसके बावजूद एक छोटे शहर से एक काम करने वाला कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हुआ, यदि एमडीआरटी प्लस कर सकते हैं, तो हम सब लोगों के लिए मैसेज है, ये मेरे लिए भी मैसेज है कि हम अभी अपने आप को कहाँ पे रख रखे हैं। हमें भी इस से सीख लेनी चाहिए, और अपने काम को दोबारा से रीफोकस करके, प्रॉपर फोकस करके करना चाहिए। बहुत सर वन मोर, बहुत
हाँ जी प्लीज। सर वन मोर, 16 अप्रैल को अपना जो रिजा नायडू का सेशन हुआ था, उसे मैंने कमिट किया था आप सबके सामने कि मार्च में एमडीआरटी करना है। तो वो सर मेरा पूरा हो गया, वो मेरा कमिटमेंट पूरा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और अब मैं आपसे ही ये फिर कमिट करता हूँ कि श्योरिटी करना है मुझे पहली बार, क्योंकि मेरी एजेंसी 4 साल की है। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, डिप्टी जनरल मैनेजर बीएसएन से रिटायर्ड हूँ। और 2021 से लगातार एमडीआरटी हो रही है। और मैं वहाँ एमडीआरटी डे में भी गया था सर, लेकिन अपनी बाई चांस मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी मुझे पता चल गया था, क्योंकि आपकी कई फोटोज आ रही थी वहाँ अपने टोनी गॉर्डन के साथ में, और वो मैं लगातार देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा वहाँ भी। और मिल करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत थैंक अच्छे, यू। वेरी गुड, एक्सीलेंट। भाई बहुत अच्छे ओम प्रकाश जी, आपने बहुत सच में आज की शेयरिंग से मेरा तो ये वीक बनता सा दिख रहा है मुझे। आपकी इस शेयरिंग से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, वो तो मुझे खुद पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिला है। और मैं सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम लोग अपनी लर्निंग पे विशेष का, हम लोग सब लोग अर्निंग के लिए काम करते हैं, लेकिन लर्निंग के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। लर्निंग अर्निंग का ही पार्ट है। यदि हम अपने आप को अपडेट करके रखेंगे, अपने आप को और सीखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आज अभी और कोई शेयरिंग नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे स्पीकर हैं सुनील डैंग जी, उनको इनवाइट करने के लिए मैं अजय त्यागी जी को इनवाइट करता हूँ। अजय त्यागी जी उनको इनवाइट करें। और मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो आज का सेशन है ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, क्योंकि देखो आप लोग सब लोग ना हमारे को बैक टू, मैं एक चीज से, हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है इसलिए कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरा आप लोगों, हम कंटिन्यूस आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग एटलीस्ट जो लोग काम कर रहे हैं ना वो लोग जरूर इस सेशन को अटेंड करें प्रॉपर से। तो होता क्या है कि जब हमारा सेशन होता है, जब लोग आते नहीं और जब उनको जरूरत पड़ती है वो फोन करते हैं। तो ये सेशन हमने बैक टू बैक इसी वजह से रखे जाते हैं कि आप लोगों की हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दें, और वो सोल्यूशन एक दो जनों के पास ना जाकर के हजारों लोगों के पास जाए। क्योंकि जब ये सेशन यूट्यूब पे लाइव होता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं उसको। तो मेरा आप लोगों से विनती है कि आपकी जो जो मोटर क्लेम्स को लेकर के जो जो आपकी गलत भावना है, या आपको लगता है कि कंपनीज देना नहीं चाहती, या जो भी आपको लगता है, जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं मोटर इंश्योरेंस के अंदर स्पेशली, आप जरूर डैंग साहब से बात करिए। आज अपना डिजिटल हैंड रेज करके करिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि डैंग साहब का एक्सपीरियंस ना इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, स्पेशली मोटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, मैं जितने लोगों से जानता हूँ उन लोगों में सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो मेरी जानकारी बहुत सारे एडवाइजर्स से है, उसके बावजूद भी मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि, और वी आर फॉर्चुनेट कि जब जब हमें डैंग साहब की हेल्प की जरूरत होती है, डैंग साहब हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि डैंग साहब की भी अपनी कमिटमेंट्स हैं, डैंग साहब के पास एक बड़ी टीम है, डैंग साहब के पास और कई वर्टिकल्स में काम करते हैं, तो उनकी भी समय की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ऐसी रहती है कि भाई उनके सब लोगों के पास 8 आवर्स ही हैं काम करने के लिए। तो उनके पास भी बाय फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सुनील डैंग साहब के पास भी 8 आवर्स ही हैं काम करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपने मोटर के लिए, जिनकी मोटर्स की क्वेरीज हैं, वो अपने डिजिटल हैंड रेज करें। और मैं आपको रेस्ट एश्योर करता हूँ कि ऐसा कोई भी आपकी किसी की क्वेरी का नहीं रहेगी जो डैंग साहब जवाब ना दे सके। तो ओवर टू अजय त्यागी जी, फॉर्मली हम डैंग साहब को इनवाइट करते हैं। सुनील डैंग जी एक नाम है मोटर इंश्योरेंस में, एक एज ए सर्वेयर का और एक सक्सेसफुल सर्वेयर का। और मेरा सौभाग्य यह है कि ये लगभग 20 साल से मैं इनके मित्र मंडली में हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी मित्र मंडली में, मैं इनके सर्कल में हूँ, ये मेरे लिए मतलब सौभाग्य की बात है। और एफपीआरटी के लिए कोई नया नाम नहीं है, एफपीआरटी परिवार के सदस्य हैं, एफपीआरटी के पदाधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसे एक्चुअली मोटर का काम ऑलमोस्ट हम सभी करते हैं, और उसमें जब क्लेम आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि कस्टमर कुछ भी डिमांड कर देता है, ये कवर होना चाहिए, वो कवर होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसे सेशन को इंटरेक्टिव कर दीजिए, और आप एन एडवाइजर पूछिए। और सुनील जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एज एन सर्वेयर रिप्लाई करेंगे कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ फंसती हैं, सर्वेयर के भी हाथ कहाँ बंधे होते हैं, क्यों नहीं हम सारी चीजें अलाउ करते हैं क्लेम में। ओवर टू यू सुनील डैंग जी, धन्यवाद। थैंक यू अजय त्यागी जी, थैंक यू अतुल जी।
मैं शुक्रगुजार हूँ FPRT की पूरी टीम का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ मौका दिया आपसे बात करने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रेसिडेंट राजेश चेतन जी का, जिनकी वजह से ये संस्था की ओपनिंग हुई। और सुरेश अरोड़ा जी, राजेश राठौर जी, रोचकपुरी जी और अशोक कालरा जी हमेशा तत्पर रहते हैं इस टीम के लिए। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन को हम सुनते हैं, जहाँ सीखना बंद तो जिंदगी में सब चीजें बंद हो जाती हैं। आप अगर सीखते रहेंगे तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार इसको क्लोज करो। मैं आज अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। आपकी जो भी क्वारियां हैं, अपना डिजिटल हैंड रेज करें, और जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूं हम लोग सारे सारे के सारे इतने पढ़े लिखे हैं, सबको पता है, हमें तो सब पता है, हमें ये क्या बताएंगे। लेकिन दोस्तों, सीखना हमेशा रहता है। मेरे 26 साल के एक्सपीरियंस में डेली मैं नई चीजें सीखता हूँ, नए नए एक्सपीरियंस आते हैं। और इस लाइन में काम करना डेली टफ होता जा रहा है। क्यों टफ होता जा रहा है? क्योंकि जब हम बीमा सेल करते हैं ना किसी को, हम बोलते हैं बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है सर, आपका हर तरह का क्लेम मिलेगा, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अरे सर, कभी भी बीमा सेल करो, आप क्लाइंट से हमेशा बात करो कि ओल्ड क्लेम नहीं मिलते। जो आपकी पॉलिसी है ये एक्सीडेंटल पॉलिसी है, ये मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है। कस्टमर जबकि समझता है कि क्या हो गया, मेरा एक लाइन इधर से लगी थी, एक लाइन उधर से, और जिस दिन वो जाता है ना सर वर्कशॉप में, उसको उसके मुताबिक क्लेम नहीं मिलता। वो गालियां इंश्योरेंस कंपनी को देता है, सर्वेयर को देता है, और आपको भी देता है। तो अगर विन विन रहना है तो कुछ चीजें आपको कस्टमर के साथ हमेशा क्लियर करके चलना है। जब भी उसको बीमा सेल करो, कुछ भी दो, आपको बताना पड़ेगा सर, जब भी गाड़ी लगेगी आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। और अगर छोटा क्लेम नहीं लेना चाहते तो बाद में आप उसको क्लेम नहीं करेंगे। मैक्सिमम गाड़ियां, मैं बता रहा हूं सर, इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, RC ट्रांसफर कर लेते हैं, इंश्योरेंस ट्रांसफर ही नहीं करते। ऐसे मैंने बहुत इंसिडेंट देखे हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं मेरे कोई दोस्त थे, उनके पास कोई इंश्योरेंस वाले आए और वो गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे थे। वो चल रहा था, इसका कितना उसका कितना है। तो मैंने कहा ये गाड़ी तो आपके पापा के नाम है। कह रहे हाँ पापा के नाम है। तो मैंने कहा फिर आप उनके नाम इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो, उनकी तो डेथ हो चुकी है। कह रहे फिर क्या हो गया, डेथ हो चुकी है तो? आजकल तो हर कंपनी में कैशलेस है। अगर मैं ओनरशिप चेंज करता हूं तो NCB जाएगा, और NCB जाएगा, गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, सेकंड ओनर आ जाएगा। तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप बताएं कुछ। कोई भी अनम्यूट करके अगर बोलना चाहता है इसमें, उसको क्या करना चाहिए था? वैसे ही ले लेना चाहिए क्लेम, वैसे ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, या ओनरशिप चेंज करनी चाहिए? नहीं, सबसे कोई, पहले इमीडिएट फैमिली मेंबर के ऑनरशिप नाम चेंज ऑनरशिप करना चेंज चाहिए होनी सर। चाहिए। ऑनरशिप चेंज करनी थी। लेकिन उसकी भी बात तो ठीक है ना, कि वैल्यू कम हो जाएगी गाड़ी की, NCB चला जाएगा, फिर वो कच्चा माल है साहब। क्लेम ही नहीं मिलेगा। क्लेम ही नहीं मिलेगा। भैया वो जो कह रहे बंदा हैं है कि ही नहीं आजकल है क्लेम तो की उसके जरूरत लिए कहाँ उसके है, नाम पे हर कैसे हो कंपनी में सकता तो है? कैशलेस है। हर कंपनी में कैशलेस है, मुझे क्या करना है? गाड़ी चोरी होगी तो सर कैशलेस नहीं होगा ना। जी, गाड़ी बहुत चोरी बढ़िया होगी, अतुल जी, गाड़ी बहुत बढ़िया। गाड़ी पूरी कंप्लीट डैमेज में आ गई तो उस टाइम पे कैशलेस नहीं होगा, फिर वो हाँ, रियम्बर्समेंट क्लेम आएगा। बहुत बढ़िया, और बहुत उस और टाइम बढ़िया। पे रिमोशन किसको मिलेगा आप जब ऑनर की डेथ हो गई है तो? उसमें अतुल जी ने बहुत सही बोला। एक ऐसी जगह होती है जहां पे गाड़ी चोरी हो जाती है, हम बिना कस्टमर को मिले क्लेम नहीं देते। जब तक कस्टमर से बात नहीं होती हम क्लेम ही नहीं देते हैं। डॉक्टर और साहब, इसमें एक दूसरा और भी लॉस हो सकता है उस व्यक्ति को। है एक लॉस और हो सकता है उस व्यक्ति को। क्या? जो IPA का 15 लाख का इंश्योरेंस होता है, हाँ, बाई चांस वही गाड़ी चला रहा है और उसके साथ कुछ हादसा हो गया, उसी गाड़ी में तो ओनर है ही नहीं, तो उसकी हाँ, फैमिली को 15 लाख से वंचित रहना पड़ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें सेकंड जो क्लेम आता है, अगर टोटल लॉस गाड़ी होती है तब भी हम बिना कस्टमर से बात करें क्लेम नहीं देते हैं। आप इस चीजों का ध्यान रखें। अभी तो बहुत वर्कशॉप ऐसी हैं जहां छोटे मोटे लॉसेज आते हैं ना, ओनर की डेथ हो चुकी होती है और कंपनियों का ध्यान अभी है ही नहीं इस तरफ। गाड़ी के आपने पैन कार्ड से देख के सिग्नेचर मार दिए, सिग्नेचर से हो गया, और कैशलेस है तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन बहुत जगह दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, किसी का भी कोई सवाल मोटर इंश्योरेंस को लेके है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप कहते हैं अगर थोड़ा सा मैं बात करूं, या किसी के पास कोई सवाल है तो हम सवाल से ही चलेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते।
सर, जैसे गाड़ी हम जैसे एक कंपनी से पहले इंश्योरेंस हुई हुई है, जी। हम दूसरी कंपनी में इंश्योरेंस ट्रांसफर करते हैं, तो उन बातों में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि पहले अगर सपोज करिए HDFC से हुई हुई है और दूसरा हम टाटा में लेके जा रहे हैं पॉलिसी, तो उनमें किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा सा उसमें बताइए। आपको सिर्फ एनसीबी का ध्यान रखना है। कस्टमर कई बार कहता है कि मेरी गाड़ी में तो आज तक हमने क्लेम लिया ही नहीं। एक जैसे अतुल जी ने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप भी ऐसा फॉर्मेट रखो अपने पास और कस्टमर से मेल पे लो ये सब चीजें। क्योंकि कई बार होता है बेटा गाड़ी चला रहा है, बेटे ने चुपचाप जाके शीशे का क्लेम ले लिया, छोटा मोटा क्लेम ले लिया और उसको पता ही नहीं होता। और इसमें क्या होता है, बीच ऑफ ट्रस्ट होता है। कंपनी आपके ट्रस्ट पे ही वो देती है, बीमा देती है। कल को पता लगता है कि इसमें एनसीबी था और एनसीबी नहीं था और आपने एनसीबी ले लिया, इस कंपनी का डिस्क्रिशन होता है, वो आपका क्लेम दें या ना दें। वो नो क्लेम भी कर सकते हैं उसको। उस समय आपका एक्सपीरियंस गलत होगा, तो आप उस चीज को भी जरा ध्यान दें। सर, जैसे क्लेम आता है, सपोज करिए कस्टमर कहता है कि ये गाड़ी अभी लगी है, लेकिन लगी होती है उसकी पहले, तो उस जी। दौरान हमें फोटोज वगैरह देनी जरूरी होती है या नहीं देनी होती? फोटो देनी मतलब कि कब लगी है गाड़ी? हाँ, जैसे सपोज करिए गाड़ी हमने दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से करा ली है, जी। अब सपोज करिए क्लेम आ जाता है हाँ। और उसमें वो कहते हैं जी मैं तो आपसे HDFC से पॉलिसी कंटिन्यूटी करा रखी थी, तो जी। मेरा ये जो कोई डेंट लगा है या पहले लगा है, तो वो सर्वेयर प्रूफ करेगा या फिर वो कैसे हम प्रूफ करेंगे कि भी ये इसका अभी इसका रिसेंट? दोस्त सिंपल सा वो है, जब भी आप किसी का इंश्योरेंस दो ना, क्योंकि अगर कंटिन्यूशन में है तो आपके पास तो कुछ आएगा नहीं कि गाड़ी लगी हुई है या कुछ हुआ हुआ है। बेटर ये होता है एक गाड़ी का फोटो मंगा लो चारों तरफ से, 4 फोटो चारों एंगल से मंगा लो और एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनवा लो अपने रिकॉर्ड के लिए रखने के लिए। कल को क्लाइंट आपको ये नहीं बोले मैंने आपसे इंश्योरेंस लिया था मेरा क्लेम नहीं मिला। मैक्सिमम लोग टूटा शीशा वो लेके गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि डोट लगा होता है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अगर गाड़ी के शीशे पे डोट लगा है कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो चलाया जा रहा है और एनसीबी भी ले रहा है। मैं बता रहा हूं, कभी भी आपकी गाड़ी कहीं और लग गई, साथ में शीशा अगर आप उसके साथ जोड़ते हो, कभी भी क्लेम नहीं मिलेगा, कभी भी। लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी पे अचानक शीशे पे पत्थर आके लगा, घबराहट में गाड़ी मैंने इधर मार दी, तो नहीं होता कभी भी। क्योंकि आप जस्ट एक स्टोरी लिखते हो कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैंने लिख तो दिया, लिख दिया क्या प्रैक्टिकल वैसे है? नहीं होता। मैं आपको अभी एक शेयर करता हूं अभी, 1 मिनट 1 मिनट करना, स्क्रीन शेयर, वो फोटो। आ रहा है फोटो, आपको दिख रहा है? दिख रहा है, जी दिख सर, रहा जी। है। इस अब गाड़ी में कोई भी क्या बोलेगा, ये आप बताओ, अपनी राय दो, ये जेन्युइन लॉस है या एक्सीडेंटल लॉस है, क्या है ये? फ्रंट से जेन्युइन लॉस है सर, ये तो मैं फ्रंट से, लेकिन ये पहले डेंट। लेफ्ट सर लेफ्ट का तो जेन्युइन है। दो बार का लॉस है, 2 बार का लॉस है, ये 1 बार का लॉस नहीं है ये। ये 3 बारी का लग रहा है मेरे को तो। कम से कम देखो 2 बार तो है ये जी। हाँ, ये आप सर बताओ। लॉस, सर ये लॉस एक बार है, दूसरा ये वर्कशॉप पे जाके शीशा तोड़ा गया है। हैं कि किसमें शीशा तोड़ा वर्कशॉप गया पे है? जाके शीशा तोड़ा गया है। ये शीशा पहले नहीं, एक्सीडेंट के टाइम पे इसका कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ। ये शीशा बाद में वहां पे जब लगा कि ये सर ये मिलने गई, तो उन्होंने इसको स्पेशली जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है उस तरीके से शीशा इतना डैमेज हो ही नहीं सकता। जी अतुल भाई, बिल्कुल ठीक आपने भी बात की। मैंने क्लाइंट से बात की, मैंने कहा ये कैसे एक्सीडेंट हुआ है? उसने कहा कि मैं आ रहा था, अचानक से किसी आदमी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और गाड़ी मेरी अचानक से खोला था उसने, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी उससे लग गई। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये शीशा एक दरवाजा खोलने से हो सकता है? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, काफी काफी ऊपर है। क्लाइंट धमकियां दे रहा है मुझे, मैं ये कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है, मुझे तो कंपनी को लिख के देना है, क्लेम देना नहीं देना कंपनी का काम है। ये बहुत लोगों ने, आपने बोला कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन पार्टी मानने को ही तैयार नहीं है कि एक एक्सीडेंट नहीं है। अभी आपको एक एंगल और दिखाता हूं इसका, पहले मैं आपको दिखाता हूं। इसने किसी मोटरसाइकिल वाले को मारा, वो मोटरसाइकिल वाला बोनट पे गिरा यहाँ पे, और उसने जैसे इससे लड़ाई करने की कोशिश की, ये भागा वहां से। ये मेरा अजम्पशन है, मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट मारा इसके शीशे पे, लेकिन ये फिर भी भागा
और भाग के इसने जो अगला एक्सीडेंट किया, ये 2 एक्सीडेंट तो यहाँ पे हैं। इस गाड़ी को मारा, ये आगे आगे और आगे और आगे और आगे और, ओके। ये इसकी ना पूरी गाड़ी की लेफ्ट साइड भी डैमेज है। इसने थर्ड गाड़ी को मारा, और गाड़ी मैं दिखाता हूँ वो जिसको मारा है, ये गाड़ी है, ये टोयोटा गाड़ी है। इसके बाहर एक आदमी खड़ा था और उसने देखा दूर से गाड़ी आ रही है तेजी से, वो गाड़ी के साथ चिपक के खड़ा हो गया। इसने फिर भी उसको उड़ा दिया, इसके सीधे दरवाजे पे मारी है गाड़ी। थर्ड एक्सीडेंट। तो हर समय पार्टी ठीक नहीं होती, क्लाइंट सच नहीं बोलता। इसको बंद कर दो। क्लाइंट हर समय सच नहीं बोलता। क्या हुआ है, आपको अपने क्लाइंट से बात करनी है, जो भी होगा। अगर जेन्युइन होगा तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, अगर जेन्युइन नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि मेरे से इंश्योरेंस लोगे तो आपका क्लेम कोई रोक नहीं सकता। आप देखो, इंश्योरेंस कंपनी से हमें सारे पैसे आते हैं, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के लिए ही लॉयल नहीं होंगे तो हमारा होना भी गलत है। खाली क्लाइंट क्लाइंट नहीं देखना, हमें इंश्योरेंस कंपनी को भी देखना। हाँ, नेक्स्ट शेयरिंग कौन मेरा सर बोलना क्वेश्चन था क्लेम इसके अंदर, सर एक क्वेश्चन था मेरा इसके अंदर। अगर वो चीज जेन्युइन बताता कि मोटरसाइकिल वाले से ठुक गया, से झगड़ा हुआ, तो क्लेम पेबल था या नहीं था? उससे अगर झगड़ा हुआ है, झगड़ा का मतलब उसने मार दिया, तो उसमें हम या तो हम एफआईआर की कॉपी मांग लेते हैं या आपस में सेटलमेंट की कॉपी मांगते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये एक हम इसमें थर्ड पार्टी एफिडेविट लेते हैं कि कल को अगर वो मोटरसाइकिल वाला मर गया था या चोट लग गई थी, आप पे क्लेम करता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। या तो वो बता दे कि उसको चोट लगी है, मैं हॉस्पिटल ले गया हूं, आप वहां से भागे हो, तो भागना तो गलत होता ही है ना, हमेशा आपको भागना नहीं है। जी, नेक्स्ट चरणमल जी। हाँ, नमस्कार सर। जी सर एक तो मेरा ये क्वेश्चन था, जो हमारा कमर्शियल व्हीकल होता है जैसे टैंकर होता है, जी तो क्या इसमें एफआईआर मस्ट होती है? सपोज कोई इंजरी नहीं हुई है, बस सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है और उस स्पॉट पे कोई इंजरी नहीं हुई है, किसी थर्ड पार्टी को वो नहीं हुआ है, तो क्या एफआईआर मस्ट होती है? और दूसरा क्वेश्चन सर, चलिए पहला, हाँ, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए प्लीज। दूसरा सर, जैसे कि मान लो टैंकर एक्सीडेंट हुआ, तो क्योंकि टैंकर कहीं और रिपेयर हो रहा है और जो उसकी टैंकर की चेसिस है वो कहीं और रिपेयर हो रही है हम्म वर्कशॉप में, हम्म तो वो पार्टी ने टैंकर जहाँ पे रिपेयर हो रहा है उसको पेमेंट कर दी है। अब इधर जो चेसिस रिपेयर हो रही है वहां पे वो इनवॉइस बना के देनी है उसको वर्कशॉप वाले को, तो वो डिले किए जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्लैरिफिकेशन चाहिए सर। देखो सर, पहले तो जो टैंकर एक्सीडेंट हुआ उसके लिए हमारा 2 चीजें मस्ट होती हैं। या तो उसका स्पोर्ट सर्वे, जहां एक्सीडेंट हुआ है आप वो हो कंपनी गया को सर। कॉल करो, स्पोर्ट सर्वे कराओ। नहीं हो रहा स्पोर्ट सर्वे, आपको पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, गाड़ी हटाओ, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो आए आप पुलिस में इंटीमेशन दे सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट तब चाहिए होती है। उसको एफआईआर नहीं बोलते, एफआईआर की जरूरत नहीं है, जस्ट इंटीमेशन। जो वो अपनी ओ- डेली डायरी में नोट करते हैं ना, वो आपको दे हाँ। देते हैं, डेली डायरी का नंबर दे देते हैं, ऐसे एक्सीडेंट हुआ वो डिटेल दे देते हैं। दोनों में से एक चीज चाहिए होती है, कोई भी एक चीज आप दे ओके। दोगे तो काम चल जाता है। दूसरा, वो जो रिपेयरिंग का पार्ट है वो आपका पार्ट होता है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती। आपका चेसी वाला बिल नहीं दे रहा तो वो आप ही की वर्कशॉप थी ना, आप ही गए थे ना, कंपनी ने हाँ तो जी, हाँ जी। सजेस्ट नहीं किया आप वहां जाओ, तो वो राइट। आपको ही देखना है, उसके लिए कंपनी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, अगर उसमें वो डिले किए जा रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन, कि भाई अगर मान लो वो जान के ही डिले कर रहा है कि जी मेरे पे टाइम नहीं है, वो क्योंकि कमर्शियल गाड़ी होती है, आपको पता है नुकसान होता है वो पार्टी जिसकी का। कमर्शियल गाड़ी होती है लेके तो वही गया ना वहां पे। यस अब सर, इसमें यस इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी बताओ? इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ नहीं कर सकती, बिल दोगे तभी रिएम्बर्समेंट होगा ना। सर। राइट, राइट, राइट। जी, थैंक यू सर, थैंक ठीक यू। है सर। सुनिए सर, थैंक मेरा यू। एक सवाल है। जी हुड्डा जी बोलिए। सुनिए सर, सर मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया, उन्होंने गाड़ी परचेज करी और गाड़ी ट्रांसफर हो गई, जी और उनके पास आरसी आए 2 दिन हुए थे, जो जी नए ओनर के नाम से, इंश्योरेंस पुराने ओनर के नाम से थी। तो सर उनकी गाड़ी हो गई एक्सीडेंट, जी तो इस पोजीशन में वो क्या करे और क्या करना चाहिए सर, प्लीज। सर, इसमें ना हमेशा क्लाइंट क्या गलती करता है, पहले आरसी ट्रांसफर कराता है। हमेशा चाहिए कि पहले इंश्योरेंस ट्रांसफर करे। आप अपने कस्टमर को हमेशा गाइडलाइन दो, इंश्योरेंस ट्रांसफर होती है उसके बाद आप आरसी अप्लाई करते हो, आपको 15 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है। और अप्लाई के बाद वो आरसी आई है नहीं आई है आपका हेडेक नहीं है। उस दौरान एक्सीडेंट होता है तो वो इंश्योरेंस का क्लेम कवर होता है, वो पेएबल होता है।
सुनील सर, मेरा एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस वाले नए ओनर की आरसी मांगते हैं, नहीं नहीं उससे नहीं, पहले इंश्योरेंस उसमें ट्रांसफर देखो, नहीं सुनो करते सर। सुनो, इसमें दो चीजें होती हैं। या तो जी आरसी दो, या आपने गाड़ी खरीदी है तो उसका प्रूफ दो। आप 29 30 की फोटोकॉपी दो ना, कि हमने जी ये गाड़ी खरीदी है और इससे हमारे को गाड़ी ट्रांसफर करो। उसमें जिससे गाड़ी ली है उससे नो ऑब्जेक्शन भी ले लो, इंश्योरेंस भी ट्रांसफर हो जाता है साथ साथ ही। अगर आपने उससे इंश्योरेंस नहीं ट्रांसफर करना, अपना नया इंश्योरेंस खरीदो और अपना अप्लाई करो। विद इन 15 डेज आपको आरटीओ में अप्लाई करना होता है। उसकी थैंक रिसिप्ट यू, आपके पास होनी चाहिए, तो क्लेम पेएबल है वो। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। विपिन गुप्ता नाम है मेरा। जी विपिन जी। एक एक मेरे साथ अभी एक प्रॉब्लम आई थी। आज के नए सिनेरियो में क्या हो रहा है कि टू व्हीलर का 5 साल का इंश्योरेंस और प्राइवेट कार का 3 साल का इंश्योरेंस एक साथ होता है, थर्ड पार्टी का। जी हम क्या करते हैं कि पहले तो वो वर्कशॉप से ले आया, करा के शोरूम से करा लाया, अगले साल हम कंपनी चेंज करनी पड़ती है हमें, क्योंकि उसमें मिलेगा नहीं हमें। अब इसमें क्या इशू आया है कि गाड़ी चोरी हो गई। हम्म। आरटीओ कहता है कि हम गाड़ी केवल उसी के नाम ट्रांसफर करेंगे जिसके नाम थर्ड पार्टी है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? ये इसमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां पे दिखाता ही वो वही कंपनी है। वो जो वो सपोज ओरिएंटल से थर्ड पार्टी है, तो वहां जी तो जी चढ़ा ही हुआ है ना उसकी वैलिडिटी। जी और इधर से आपने कर दिया नेशनल जी इंश्योरेंस, तो ये जी क्या होता है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सोल्यूशन अभी इंश्योरेंस कंपनियां ढूंढ रही हैं, इसके लिए क्या करना है। तो आप अपनी जो भी आपकी समस्या है, तो जेन्युइन समस्या है ना, आप इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हो, नहीं ट्रांसफर हो रही। जब वो गाड़ी मिलेगी तो जो उसके एक फॉर्मेट होता है वो आपसे साइन करा के रख लेते हैं। कल कोई गाड़ी मिलती है तो गाड़ी पे मेरा कोई हक नहीं है, इसको सब्रोगेशन लेटर बोलते हैं। आप जी वो लेके दे सकते हो। जो सोल्यूशन आपके पास है ही नहीं, आरटीओ पास भी नहीं है, तो आप क्या करोगे सर, उसका। कंपनी ने मना कर दिया, ओरिएंटल ने। वो कहती है कि ट्रांसफर ही करा के लाओ, हमें कोई या तो ट्रांसफर करा के लाओ या हाँ। आरसी सरेंडर करा के लाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं नहीं कैसे नहीं, कोई होगा। बात, इसमें आप एक आरटीआई डाल सकते हैं कि जी भाई जब ये चीजें नहीं हो सकती तो इसका क्या हाल है, हम क्या कर सकते हैं। जी आप ये ओरिएंटल को भी डाल सकते हैं और आरटीओ को भी डाल सकते हैं। थैंक अभी यू। सुनील सर, इसका आंसर मैं दे सकता हूँ? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज सेम प्लीज। सेम चीज का इसका। अभी मेरे साथ एक क्लाइंट का सेम सिनेरियो बना, लेकिन ये सिनेरियो सेम नहीं बना, थोड़ा सा फर्क था कि गाड़ी ट्रांसफर हुई, फर्स्ट ईयर के बाद गाड़ी ट्रांसफर हुई। और गाड़ी ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने क्या किया कि गाड़ी जो उसमें थर्ड पार्टी बेसिकली 3 साल की हो रखी थी। तो उन्होंने वहां पे पेपर्स दिए, क्लाइंट से एनओसी लेकर के दिए उस कंपनी, पहली कंपनी के अंदर, और उसके अंदर एंडोर्समेंट लगवाई। पहली कंपनी के अंदर जहां पे गाड़ी 3 साल की है, वहां पे उन्होंने एंडोर्समेंट लगा करके उसको थर्ड पार्टी का एंडोर्समेंट लगा के दिया कि भाई अभी पहले ये पॉलिसी इस नाम से थी, अभी ये इस नाम से होगी। वहां पे उन्होंने आरसी की ट्रांसफर करा के कंपनी क्लाइंट से एनओसी लेकर के, एक रिक्वेस्ट लेटर लेकर के थर्ड पार्टी ट्रांसफर कराई तब। बस उसमें एक इशू जरूर आया कि हम वो प्रोसेस उसी कंपनी में कर पाए जिस कंपनी से वो थी। न्यू इंडिया से थी तो हम न्यू इंडिया में ही करना पड़ा हमारे को वो केस। हम उसको कहीं प्राइवेट पे, यदि मान लिया सेम केस टाटा में होता सपोज ऐसा, तो हम टाटा में दोनों चीजें नहीं हो सकती। यदि थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी टाटा से चल रही है तो हम उसको कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस टाटा से नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे फिर आपको एजेंट चेंज करने की परमिशन नहीं देते। लेकिन सरकारी न्यू इंडिया के अंदर ये प्रोसेस हम करा पाए। थैंक यू सर। अजय सुनील त्यागी सर, जी। जी कौन। कई बार दिक्कत क्या आती है कि आज क्लाइंट ने 3 साल के लिए पॉलिसी दी कार की, नेक्स्ट ईयर ओडी पॉलिसी कराने में वो 1 महीना 2 महीना भूल गया। ठीक है सर। अब जी उसके बाद क्या होता है कि जो थर्ड ईयर आता है, अब 2 महीने पहले उसकी टीपी खत्म हो जाएगी। होता है सर, ये प्रॉब्लम भी आ रही है। ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। और अभी क्या हुआ कि थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस खत्म हो गया और खत्म हो जाता है ओडी सर, ओडी का चल रहा था, ओडी चल और रहा गाड़ी होता है जी। एक्सीडेंट हो गई। कंपनी ने क्लेम ही नहीं दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी मैंडेटरी है। ये थर्ड पार्टी मैंडेटरी है, इसलिए थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस नहीं था तो कंपनी ने क्लेम ही नहीं दिया। लेकिन ये ना, अच्छा। इसमें पुनीत जैन जी ने एक क्लेम पास कराया किसी कंपनी से कि हमारा तो ओडी लॉस आया है, तो आपने क्यों क्यों नहीं पे करते। तो प्राइवेट कंपनी ने पुनीत जैन का पास भी किया है वो केस। अब तो ऐसे में सर दिक्कत ये भी आती है कि हाँ। कई बार कस्टमर को ना गलतफहमी ये रहती है कि मेरा तो 3 साल का इंश्योरेंस है, उसको ये नहीं पता कि 1 साल का ओडी है और 3 साल का टीपी है। तो 1 साल के ओडी खत्म होने के बाद भी वो रिन्यू नहीं कराता। जब एक्सीडेंट होती है गाड़ी तो पता लगता है, अरे भैया तुम्हें तो खाली ओडी इंश्योरेंस था 1 साल का। इस तरह की दिक्कतें भी आती हैं।
देखो सर, ये तो गाइडेंस आप ही को देना है कस्टमर को, जो लेना चाहता है। और जो नहीं सुनना चाहता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो कस्टमर ने सुना ही नहीं आपको, आप अपने या तो क्लाइंट की पॉलिसी चेक करो थर्ड पार्टी, और उसको लिखित में दो, ये आपका थर्ड पार्टी 3 साल का है, लेकिन ओडी आपको इतने दिन पहले कराना है, ये जरूरी है। नहीं, वो देखिए साहब, उसमें दिक्कत दिक्कत उन पॉलिसी पे आती है जो शोरूम से इशू होती है। जो पॉलिसी हम लोग करते हैं उसमें तो सर हम लोग गाइड मेरी करते बात ही हैं। सुनो, मेरी बात सुनो प्रदीप जी, जैसे ही आपका कस्टमर गाड़ी लेके आता है, आपको पता तो लगता ही है ना, आप उसी दिन उसकी आरसी लो और इंश्योरेंस लो, अपने सिस्टम में मेंटेन करो। जब 15 दिन 20 दिन पहले, आपका सिस्टम भी तो आपको अलर्ट करेगा ना, अलर्ट करेगा तो आप उसको बताओ ये चीजें। आप ऐसे थोड़ी कि कितनी चीजें याद रखोगे, कस्टमर को कुछ ही याद नहीं रहता, हमें ही याद करना है, यही हमारी सर्विस का पार्ट है। ठीक है ठीक सर? है सर। जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। विशाल जी। सर, जब जैसे जी प्रदीप जैन जी कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी पहले खत्म हो गया और ओडी बाद में खत्म हो रहा है, तो उसमें ये कर सकते हैं, उसकी थर्ड पार्टी को भी रिवाइव कर दिया जाए और ओडी के साथ उसे पैकेज पॉलिसी दे दी जाए। जब नहीं हो, नहीं थर्ड नहीं, पार्टी उसकी वो चालू हो जाती है, उसका उसे सिस्टम सरेंडर कर दी जाए, कंपनी पैसे सिस्टम रिटर्न कर देगी। सिस्टम नहीं उठाता ये, जब थर्ड नहीं पार्टी सर, वैलिड मैंने दिखाता टाटा है में तो कराया सिस्टम है ये। खाली है। कराया आपने? मैंने टाटा में कराया है। टाटा वालों ने मेरे से मेरे आरएम ने कहा कि एक काम करो, इसे भी कंटिन्यू कर दो, और 2 महीने बाद जनवरी उन्होंने जो बैलेंस का थर्ड पार्टी प्रीमियम था वो रिफंड कर दिया। थर्ड पार्टी का प्रीमियम रिफंड कर दिया? ये तो बहुत जी, बढ़िया बात है। थर्ड पार्टी का रिफंड तो होता नहीं है नहीं वैसे। कर दिया सर, क्योंकि टाटा से ही हमने उनकी कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दिया था। ओके, थैंक यू अगर विशाल जी। डेंग मैंने भी सर, एक एक केस प्रॉब्लम में और आई खाली थी। 3 महीने की टीपी करी है। डेंग सर, अरे एक यार, प्रॉब्लम और आई थी। ऐसे प्रदीप जी ऐसे मत बोलो, अनम्यूट करके बात करो, जैसे ऐसे नहीं, प्लीज। मैं हाँ, बोलूं? अजय त्यागी जी, हाँ बोलिए प्लीज। मेरी एक समस्या आई है मेरे सामने, उसका मैं आपसे समाधान चाहता हूँ, व्यक्तिगत है। मेरे एक क्लाइंट बीच में मेरे से नाराज थे, लेकिन उनकी अभी 2 हफ्ते पहले डेथ हो गई। तो मैं उनके पास गया, बहुत अच्छे मित्र थे, पर किसी वजह से उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस थे या कुछ ऐसे भी, तो वो मेरे से अनटच रह गए थे, और उनकी वाइफ मेरे से नाराज हो गई कि आपने हमारी हेल्प नहीं की, तो वो तो अलग चीज़ है। अभी देखने में आया कि उनकी गाड़ी की इंश्योरेंस जुलाई 2024 में खत्म हो चुकी है, और मेरा प्राइमरी कंसर्न है कि उनकी इंश्योरेंस करनी है। गाड़ी उनके नाम है और उनकी डेथ हो चुकी है। मेरा मतलब ये है कि मैं कम से कम थर्ड पार्टी तो उनकी कर दूं। इस स्थिति में क्या होगा? थर्ड गाड़ी पार्टी के इंश्योरेंस लिए, इंश्योर्ड थर्ड करनी है थर्ड पार्टी के पार्टी। लिए मैं कह रहा हूँ, थर्ड पार्टी के लिए कुछ नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी ऐसे ही हो जाती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे गाड़ियां चला रहे हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है और गाड़ियां ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि गाड़ी ट्रांसफर के लिए ना आज की डेट में एनओसी चाहिए पूरी फैमिली की। आपकी फैमिली में भाई बहन बेटा जो भी है, पहले होता था कि वाइफ के नाम ट्रांसफर हो जाती थी गाड़ी। अब वाइफ के नाम ट्रांसफर के लिए भी बच्चों की एनओसी चाहिए कि हम ये मम्मी के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन बच्चे आपको नाबालिग हैं खाली तो। खाली अगर थर्ड पार्टी ही करनी है तो हाँ। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, वो आरसी से, और आपकी थर्ड पार्टी हो जाती है और और 2 दिन के बाद वैलिड हो थर्ड जाती है। पार्टी इंश्योरेंस भी आराम से ट्रांसफर हो जाएगी फिर। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ट्रांसफर, इंश्योरेंस थर्ड पार्टी ट्रांसफर कहाँ होती है? और थर्ड पार्टी में ट्रांसफर की जरूरत ही क्यों पड़नी है? हाँ, थर्ड पार्टी में तो कोई क्लेम भी नहीं मिलना सीधे। क्लेम ही नहीं होता, वो तो थर्ड पार्टी है। कोई भी आके नीचे गाड़ी के नीचे आएगा, किसी का लॉस होगा, वो तो कंपनी को पे करना होता है बस। नहीं, मतलब थर्ड पार्टी हम इंश्योरेंस करा लें और इंश्योरेंस आरसी ट्रांसफर करा लें फिर उसमें। फिर आरसी ट्रांसफर करा लो, उसके बाद तो जो आपने करना है कर लो। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। राहुल गोयल जी। राहुल जी नहीं है तो प्रदीप जैन जी आप बोलें। सर, अभी एक मेरी प्रॉब्लम सर, आई। राहुल गोयल। कस्टमर ने गाड़ी राहुल जी एक मिनट, अभी प्रदीप जी से बात कर ली। हाँ जी। कस्टमर ने सर सेकंड हैंड गाड़ी परचेज की, जी। जो कि एक या 1.5 साल पुरानी गाड़ी है। जी। ठीक है सर, अब वो कहता है जी मेरे पास पुरानी इंश्योरेंस, या पुराने डीलर ने पुरानी इंश्योरेंस की कॉपी दी ही नहीं, और मुझे पता भी नहीं है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से थी वो। वहां पर हम चेक कर रहे हैं तो वहां पर रिटर्न नहीं आ रहा उसका। आज वो कहता है मुझे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर दो। आज हम थर्ड पार्टी करने जाते हैं तो पोर्टल हमारा जो है थर्ड पार्टी उठाता नहीं है उसको, कि अभी तो उसकी टीवी 3 साल चल रही है। अब ऐसे केस में क्या करें सर? हाँ, नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम आ रही है। वो उसका दिखाता है पहले इंश्योरेंस है, इसका 3 साल का वैलिडिटी आती है ये लेकिन चीजें। लेकिन वाहन पर भी पॉलिसी की डिटेल दिखा नहीं रहा है। नहीं और दिखा रहा वो पॉलिसी सर, कंपनी का नाम तो दिखा देगा नहीं कि दिखा रहा इसकी। सर, वो भी नहीं दिखा रहा सर। वाहन पे भी नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा सर। लेकिन और वाहन पे आता है, ये आईसीआईसी से आता है। है, बिल्कुल बिल्कुल आता है, बट हाँ। वो उस गाड़ी का नहीं दिखा रहा।
अब आज वो कहता है एटलीस्ट थर्ड पार्टी कर दो इस गाड़ी की, जी थर्ड पार्टी भी नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टल उठाता नहीं है उस गाड़ी को, जी। किसी भी कंपनी का पोर्टल उठाता नहीं है उसको कि ऑलरेडी 3 साल का उसका हो गया हुआ है। तो प्रदीप जी, ऐसे सारी समस्याएं आप ही सोल्यूशन ढूंढोगे तो क्लाइंट जो गाड़ी खरीद के लाया उसको बोलो इसके बिना नहीं हो सकता। हमें क्यों अक्षय कुमार बनना है हर चीज के लिए? अब क्लाइंट ने गाड़ी खरीदी है, जिसने गाड़ी खरीदी है प्रॉफिट लिया है, जिसने बेची है वो प्रोवाइड करा के देगा ना इंश्योरेंस उसकी। हमें क्यों उसमें घुसना है चिंता में? नहीं ठीक है वो ना? तो ये कहता है, और ये समस्या आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ आ रही रही है। है ना सर कहते हैं। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। राहुल गोयल जी, अब बात करें। राहुल गोयल जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट होती है, जी मतलब, तो क्लाइंट का फर्स्ट इंस्टेंस क्या होना चाहिए? उसी टाइम वीडियो वगैरह कुछ बनानी चाहिए, या मतलब क्या देखो, करना है? अगर आप सही हैं तो वीडियो भी बनाओ, फोटोग्राफ भी लो, स्पोर्ट का फोटो भी लो। अगर दूसरी गाड़ी अवेलेबल है तो उसका भी ले लो। क्योंकि इसमें क्या होता है, सर्वेयर के लिए इजी होता है और दिखता है कि क्लाइंट सच बोल रहा है, सब चीजें बता रहा है। और कहीं चीजें हमें डाउट होती हैं तो आप दिखाते हो, ये देखो सर, ये ऐसे लगी है गाड़ी। तो वहीं वहीं बात क्लियर हो जाती है। हम कभी भी किसी कस्टमर को परेशान नहीं करते। हमारा ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा 10-20 हजार में। लेकिन अगर क्लाइंट है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, नहीं समझा पा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट जेन्युइन है, तो हम पे कर देते हैं उसको। कभी और दूसरा क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं। दूसरा सर, किस किस चीजों का मतलब क्लेम मिलता ही नहीं है मोटर इंश्योरेंस में? जैसे अगर एक चाबी है क्लाइंट के पास, दूसरी चाबी नहीं और गाड़ी चोरी हो गई, तो उसमें हाँ, कुछ? उसमें मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलता। आज की डेट में ना इतने फ्रॉड हो रहे हैं। हम इवन आरसी, अपनी चाबी किसी को दे के बॉर्डर पार करा देते हैं गाड़ियां। ये मुझे अब यहाँ से बोलना पड़ रहा है। और जब कि वो वहाँ जाता है, सर्वेयर जाता है, पूछता है चाबी दूसरी कहाँ है, वो कहता है जी अभी दे देंगे, हफ्ते में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। जब तक गाड़ी वहां से, चाबी कई बार तो वापस आ जाती है, कई बार वापस ही नहीं आती है। और कई बार क्या होता है, हमारी गाड़ी की चाबी गुम हो गई है और हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दूसरी चाबी से चला रहे हैं या डुप्लीकेट बना लेते हैं। इसमें हमारा मानना होता है कि आपने चाबी ढूंढी नहीं, जिसको मिल गई वो आपकी गाड़ी उठा के ले गया। जब भी यस ऐसी सर। सिचुएशन आए, गाड़ी की चाबी गुम हो जाए, एक छोटा सा पुलिस में रिपोर्ट दो कि मेरी गाड़ी की चाबी गुम हो गई है, और अपना नया ताला बदलवाओ, दोनों चाबियां नई लाओ, और ये उसका बिल लो। ये चीजें अपने रिकॉर्ड में रखो, कल को कोई बात होती है तो दोनों चाबियां नई आपके पास होंगी। अगर ये रिकॉर्ड नहीं होगा तब भी हम डाउट करते हैं कि दोनों चाबियां नई कैसे हैं, आज तक ये चाबी घिसी क्यों नहीं है। भाई, आपकी 2 साल पुरानी गाड़ी होगी है, इतनी घिस जानी चाहिए थी। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों को हम इतना नजरअंदाज करते हैं, क्लाइंट फिर गालियां देता है इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी ये है, क्लेम मिलता ही नहीं है। आप कहो कि सब स्टैंडर्ड कर देंगे, नहीं, नहीं होगा। तो मतलब बिल हमने सर? चीज, मैं बता रहा हूँ राहुल जी, हमने ना इंश्योरेंस को इतना लाइटली लिया हुआ है। इतनी वास्ट मार्केट है इंश्योरेंस। हम जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, क्लाइंट से सीधी बात नहीं करेंगे, क्लाइंट आपके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। क्लाइंट को लगता है जब क्लेम होगा मैं बात कर लूंगा। और ऑनलाइन मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू तो दिखाओ। आप उसके बीच में हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्या है? नहीं तो ऑनलाइन ले ले, उसके तो 10-15% बचेंगे ही ना। आपसे यस क्यों सर। ले रहा है? आपकी अवेलेबिलिटी दिखनी चाहिए उसको कि आपके बिना वो जीरो है, वो कहाँ जाएगा। तो सर ये सर इसके बिल क्या कहते हैं, बिल बिल के बाद ये पॉलिसी में एंडोर्समेंट होता है या बिल नहीं संभाल के नहीं, रखना पड़ता है? उसकी कोई जरूरत, अगर देखो आपने वो पॉलिसी ली है की रिप्लेसमेंट वाली, फिर तो अपने आप आ जाएगा, आप क्लेम से लोगे। अगर हम्म। आपने वो की रिप्लेसमेंट वाला फीचर नहीं लिया है तो आप अपने आप से ही लोगे ना। वो तो गाड़ी जब चोरी होगी आपको प्रूफ देना है ना, मैंने ताला क्यों बदलवाया था। मैंने ताला यस इसलिए सर। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आज ही मेरी ताला बदलवाया कल चोरी होगी। हो राइट भी सर। सकता है ये, लेकिन ऐसा हो भी नहीं होता। सकता है। वो 2 महीने 4 महीने वो मेन होता है, हम देखते हैं चाबी कितनी घिसी है। यस सर। इसीलिए वो जरूरी होता है। बिल मैंने 4 महीने पहले बदलवाया था ताला, मेरी और गाड़ी। पॉल्यूशन भी जरूरी होता है क्लेम के टाइम पे, अगर किसी का वैसे देखो, पॉल्यूशन। ये चीजें मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन हम ये चीजें मांग लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा देखो, आपके जो आपने वो भरते हो, टैक्स भरते हो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं टैक्स की रिसिप्ट लाओ, हम्म। पोल्यूशन की रिसिप्ट लाओ। एक दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम सपोर्ट करते हैं, ताकि जो भी पोल्यूशन का भी ध्यान रखना है, स्पीड का भी ध्यान रखना है, हर चीजों का ध्यान रखना है। वैसे ही मैंडेटरी नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू।
वेलकम। सुनील सर, आजकल ऐसी गाड़ियां आ गई जिसमें चाबी लगती ही नहीं है, हाँ, वो तो बिल्कुल सर दोनों की दोनों सेफ रहेंगी सर, उसका क्या करेंगे? सेफ रहेंगी। गाड़ी की चाबी रखनी तो पड़ती है, लगती नहीं है तो हम्म, गाड़ी के बिना थोड़ी है आप ले जाओगे गाड़ी। गाड़ी की चाबी जेब में रखोगे या डैशबोर्ड में कहीं तो रखोगे। वो हाथ से बार बार आने से, पसीने से, इन चीजों से पता लगता है चीजों का दोस्त। मतलब देखो, सर्वेयर आपको बता रहा हूं मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ, 99 में मैं कहीं गया था, तो किसी अफसर ने मेरे से कुछ पूछा, ये क्या चल रहा है, वो क्या, मैंने कहा जी पता नहीं। कह रहे यार कैसे, सर्वेयर तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, आप क्या कैसे सर्वेयर हो। तो उस दिन से सर्वेयर को जो एट्थ सेंस होती है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या समझाना चाह रहे हो, मतलब वो चाहे बोले या ना बोले, हम लोग, मैं बता रहा हूँ आज, सामने से बता रहा हूँ, हम लोग आपको रीड करते हैं, हम क्लेम को नहीं देखते। आपने बोला यहाँ वहां यूं लगी थी, आप कितना सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उसी से पता लग जाता है। और क्लाइंट, मैंने बताया ना, अगर क्लाइंट को बात नहीं करनी आ रही, बात अलग है, लेकिन अगर चालाक बनता है ना क्लाइंट, तो चालाकी तो हमारे को तुमसे ज्यादा ही होती है। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अमर बिस जी, अमर बिस जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते अतुल भैया, नमस्ते सुनील भैया। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है ना, एक ना प्रॉब्लम मेरे को ये भी आई है। अभी रिसेंटली मैंने आईसीआईसी लॉम्बार्ड से एक कस्टमर की पॉलिसी की है। जी। अब प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है, उन्होंने पॉलिसी तो कर दी है मैंने, अब वो ना कहीं पे भी शो नहीं हो रहा इंश्योरेंस भैया उसका भी। नहीं, रिसेंटली परसों चालान भी हो गया, मैं भी स्पॉट पे पहुंचा था, पुलिस वालों ने बोला आप मेरे को उसको ऑनलाइन कहीं भी दिखा दो। मैंने इंश्योरेंस की कॉपी भी दिखाई, बट वो मानने को एग्री नहीं है, उसने आरसी जमा करके चालान कर इसका तरीका ये होता है, वो सिस्टम में जब पॉलिसी कटती है ना, कई बार 2 दिन में, 4 दिन में वहां दिखती नहीं है। भैया, अगर उसको नहीं तीन दिख महीने रही ना, आप 3 महीने हो इंश्योरेंस गए भैया। कंपनी से बात करोगे, वो वहां जी पे दिखेगी। वो 2 दिन में दिखेगी, जब आपने पेमेंट की है, सब किया है, जी, सब कुछ करा तो है, कॉपी अगर आई है दिखा अपने दिया, पास। हाँ वो नहीं दिख रही, कई बार नहीं दिखती है, तो आप वहां हाँ, पे कंपनी में बात करते हो ना, वो आ जाता है, 2, 4, 10 दिन में दिखता है वो सिस्टम पे। अच्छा, लेकिन उसको हो गया, अभी हमने कंप्लेन, जब वो हमारे साथ इस केस हो गया तो हमने मेल भी करा उनको और वो भी करी है, तो उसके लिए अभी कितना टाइम मुझे रुकना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो आपको वहां से जाके बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं, आईसीआईसी पुलिस लोम्बार्ड वाले जी, ने ये बोला कि ना आरसी आप जमा कर दो, अगर ये मेरे को दिख गया बैकडेटेड से तो मैं आपको आरसी और ये हाँ इसको मैं वो वो दिखेगा, बैकडेट से ही दिखेगा। सब कुछ ठीक है, होगा, सब कुछ ठीक है। होगा। वो आपको वहीं पे ही कस्टमर केयर में बात करो, या जो भी बात करो, ये हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये कई बार आती है प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा हाँ केस भी है ना, एक ना कस्टमर के पास इनफील्ड थी, उसने ना किसी से परचेज करी है। जी। फर्स्ट पार्टी तो एक्सपायर हो गया था लेने से पहले, थर्ड पार्टी अभी 27 तक है। हाँ आईसीआईसी लंबार्ड का है, सेम कंपनी में ही हम उसको ना फर्स्ट पार्टी उसके नाम से करना चाह रहे हैं, आरसी भी आ गई है, जी। बट कंपनी वाले कर नहीं रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा भैया? कंपनी वाले करनी, पहले तो आपने वो ट्रांसफर कैसे कराई, वो जिसकी डेथ हुई ट्रांसफर है तो तो? उन्होंने ना डीलर ने ही करा के दी उनको सब हाँ, कुछ, आरसी आरसी आ गई है उनके पास। मैं बता रहा हूँ सर, ये समस्याएं चल रही हैं। डीलर हाँ, कुछ भी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ये हाँ, समस्याएं आ रही हैं भाई साहब। इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, क्योंकि 3-3 साल का इंश्योरेंस होता है, वो होता ही हाँ, नहीं है। हाँ। तो इसका तरीका यही है कि उसी कंपनी में जाके वो रिफंड करें या कुछ करें, तभी, या या नया हम इंश्योरेंस या जब हम होगा। सेम जिस अथॉरिटी से ट्रांसफर हुई उस अथॉरिटी में जाके उसकी फाइल निकलवाएं, हाँ जो पेपर उसने लगाए उससे हमें कुछ। बस, हाँ बस वो तभी होगा कुछ। अतुल भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है आईसीआईसीआई करना नहीं चाह रहा, आईसीआईसीआई आपके कोड में नहीं करेगा, उस कोड में कर देगा, डीलर कोड में कर देगा पॉलिसी तुरंत, आपके नहीं कोड में नहीं नहीं करेगा। यदि आपने नहीं, आईसीआईसीआई पहले का कोड ले रखा है ना, उसमें नहीं करेगा इसको। 50 नहीं नहीं भैया, मैं नहीं, मतलब हम आईसीआईसी से ही करवाना चाह रहे हैं, मतलब अपने कोड में नहीं चाह रहे हम। बस हम हाँ ये चाह रहे हैं कि ये वाला इंश्योरेंस ना उसका हो जाए, उसके नाम पे हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम से हम फिर उसको अपने कोड में ले लेंगे। हाँ, तो वो करेगा, आईसीआईसीआई कर देगा, उसमें कोई नहीं कर प्रॉब्लम रहा नहीं भैया, हम ना झंडे वालान भी हुआ है भैया इसके लिए, पार्टी के साथ में चला गया था झंडे वालान भी। वो इसको करें। कर रहे हैं कि नहीं हमें ना वो ला के दो कुछ, कि आपने कैसे करा, क्या करा। अब डीलर से हम कह रहे हैं, डीलर के हमने जमा कर दिए वो ये वहां पे पेपर। तो उसी डीलर को बोल दो, वही कर देगा। नहीं हो रहा, चलिए मैं एक बार ना अथॉरिटी जहां से ट्रांसफर हुई वहां एक बार थोड़ा ट्राई करके देखते हैं भैया। ठीक है, जी। थैंक यू सर भैया। क्या आपने इसके लिए मेल किया कंपनी को? हाँ कर दिया, मेल तो कर दिया। क्या उसका रिवर्ट आया कोई? नहीं, ये अभी कराया उन्होंने, तो अभी मैंने दोबारा उनसे कस्टमर से बात नहीं की, वो उसमें मेल पे आया था 72 आवर्स में वो रिप्लाई करेंगे,
और हमने यस सब यस कुछ लिख के दे दिया और सारी कॉपीज वगैरह लगा दिया, आरसी लगा दिया। जो पेमेंट उन्होंने डीलर को करी है वो सब कुछ उन्होंने, जो कस्टमर को पेमेंट की है ना डायरेक्ट, डीलर ने अपने पास भी नहीं लिया, कस्टमर के पास पेमेंट हुई है, तो सारा हमने लगा दिया है। चलो सर वर्बली कुछ नहीं होगा, थैंक इसका मेल कीजिए नहीं तब नहीं, रिप्लाई होगा, ताकि आपका प्रूफ होगा और हो जाएगा काम। ट्रांसफर, हाँ ठीक है ट्रांसफर के भाई। पेपर है उनके पास, जो 29 कुछ होते हैं वो सब उन्होंने लगा रखे हैं। अभी कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई आता है तो फिर देखते हैं। थैंक यू अमर जी, थैंक यू। थैंक यू। बाकी बात में अब मैं थोड़ा सा बता दूं, अंडरस्टैंडिंग मोटर क्लेम क्या है, होता है मोटर क्लेम। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, और आपके लिए प्रोसेस जानना जरूरी है, टाइमली आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं करनी है कि क्लेम आपका रिजेक्ट हो। हमारे 4 तरह के क्लेम आते हैं: ऑन डैमेज क्लेम, थेफ्ट क्लेम, थर्ड पार्टी क्लेम और टोटल लॉस क्लेम। आपको जब भी क्लेम आता है, आपको काम रहना है, अपनी सेफ्टी पहले देखनी है, और मूव टू सेफ स्पॉट। और किसी भी समस्या के लिए अपने जिससे आपने बीमा लिया है उसको कॉल करना। दोस्तों, फर्स्ट थिंग, इन्फॉर्म द इंश्योरर। इंश्योरर को आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है 24 से 48 घंटे के अंदर, ये मस्ट होता है। अगर थेफ्ट क्लेम के अंदर आप इन्फॉर्म नहीं करते तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग। और आपने जो भी डिटेल देनी है, करेक्ट टाइम, डेट और टाइम देना है, क्योंकि आजकल हम कई बारी आपकी टाइम लोकेशन भी चेक करते हैं, अगर उससे मिसमैच होता है तब भी कंपनियां सब स्टैंडर्ड कर देती हैं क्लेम को। हमेशा क्लाइंट को बताओ जहां गाड़ी एक्सीडेंट हुई है आप वही टाइम डालो, वही जगह डालो, नहीं तो नो क्लेम हो सकता है आपका। और इसके लिए जैसे किसी ने पूछा था कि हमें कोई प्रूफ लेने हैं, अगर आप ले लेते हो तो अच्छा रहता है, बढ़िया होता है। और एफआईआर कब करनी चाहिए? कोई इंजरी और डेथ हो तो एफआईआर जरूर करनी चाहिए। कार चोरी हुई है तब एफआईआर जरूर करनी चाहिए। और मेजर डैमेज होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तब भी एफआईआर करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, क्लेम फॉर्म चाहिए, आरसी डीएल चाहिए, एफआईआर इफ एप्लीकेबल, और एस्टीमेट एंड रिपेयर बिल। नेक्स्ट, survey and repair. Insurer send a surveyor to check the damage. Go to the network garage for cashless claim. Wait for approval before starting. Claim process summary क्या है? Inform insurer, submit document, survey visit, repair at authorized workshop and reimburse. Next, कॉमन रीजन क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है? आप लेट रिपोर्ट करते हो, इनवैलिड लाइसेंस होता है, ड्राइविंग अंडर अल्कोहल, फॉल्स इंफॉर्मेशन इन क्लेम फॉर्म, अनऑथराइज रिपेयर बिफोर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से पहले आप रिपेयर करा लेते हैं तो भी क्लेम रिजेक्ट होता है, अगर पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो भी क्लेम रिजेक्ट होता है। प्रिकॉशन बिफोर ड्राइविंग, रिन्यू अपनी पॉलिसी टाइम से रिन्यू कराएं। Keep insurance and DL updated. Avoid using car for commercial purpose. Only let authorized people drive. What not to do after an accident? Don't भागे मत अपनी जगह से, किसी से आर्गू नहीं करें, और रिपेयर द कार विदाउट इंश्योरेंस। इंश्योरर की इंफॉर्मेशन के बिना कार रिपेयर नहीं करानी है, और कोई भी फैक्ट आपको छुपाना नहीं है। क्लेम डिनाइड होता है तो आपको पूछना है कि आप क्यों डिनाई कर रहे हैं। टॉक टू द ग्रीवियंस सेल, एस्केलेट टू आईआरडीए, और ऑम्बड्समेंट आपके लिए खुले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू डील विद इंश्योरेंस सर्वेयर। बी पेशेंट व्हेन द सर्वेयर विजिट द गैरेज, शो द डैमेज क्लियरली, एक्सप्लेन ऑनेस्टी विद व्हाट हैपेंड, कीप ऑल डॉक्यूमेंट रेडी, all question politely if you don't understand the process. अब एक एडवाइजर का रोल क्या है? एडवाइजर का रोल है वी एक्सप्लेन द क्लेम प्रोसेस इन इजी, मतलब ये आपको पता ही है। फाइनल टिप आपको दे रहा हूं, कीप काम एंड फॉलो द प्रोसेस, बी ऑनेस्ट, टेक प्रूफ एंड डोंट डिले। वी आर हेयर टू गाइड यू एट एवरी स्टेप। इसको एक बार बंद करो प्लीज, स्टॉप शेयरिंग, और वो वीडियो चला दो। एक वीडियो, एक लास्ट वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये शेयर होगी, शेयर करो, ये शेयर।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील डेंग अपने चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये कायनात किसी को कुछ देती नहीं है, लौटाती है। आपको जो चाहिए वो देना स्टार्ट करो, और जितनी शिद्दत से आप दोगे ना, उतनी शिद्दत से ही वापस मिलेगा। दोस्तों, आपको एक शोले पिक्चर के एक सीन से समझाता हूं। जब बसंती के पीछे डाकू पड़े होते हैं तो बसंती धन्नो को बोलती है, धन्नो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो धन्नो भी उसको बोलती है, बसंती तेरी नहीं मेरी भी इज्जत का सवाल है, क्योंकि उनके पास 3 घोड़े भी हैं। दोस्तों, इससे एक बात समझने वाली है, जिस भी संस्था से आप जुड़े हैं ना, आपके साथ साथ संस्था की भी इज्जत होती है। आपको उसकी संस्था की इज्जत का भी ध्यान रखना है। आपको कोई रेफरेंस मिलता है, अगर आप रेफरेंस से मिलते हैं, इस तरीके से मिलो कि आप वो मिल रहे हो जिसने आपको रेफरेंस दिया, क्योंकि उसकी इज्जत भी साथ साथ चल रही होती है। आप इतनी बढ़िया सर्विस दो उसको, इतना बढ़िया समझाओ, इतना बढ़िया बताओ कि वो उसको भी थैंक यू बोले, यार किस बंदे से मिलवाया, थैंक यू यार। जब उसको भी लगेगा यार मैंने बहुत बढ़िया काम किया, तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, दोनों का काम बढ़ेगा। इसलिए अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं लैकिंग है। आप जिन चीजों का ध्यान नहीं रख रहे उनका ध्यान रखें, आपका काम जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। थैंक यू। दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो इसलिए दिया है क्योंकि आप एफपीआरटी से जुड़े हैं। आप कोई भी गलत करते हैं, किसी साथ गलत करते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ जाता है। कोई अच्छा करते हैं तब भी लोग पूछते हैं कहाँ जाते हो। आप एफपीआरटी से जुड़े हो, डेली नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हमारे अतुल भाई हमेशा प्रेरित रहते हैं और लोगों को भी करते हैं, अच्छा करो, हमेशा अच्छा काम करते हैं, तो परमात्मा इनका काम भी बढ़ाता है। आपको सीखने को मिलेगा। अतुल भाई का काम दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वो हमेशा सेवा में रहते हैं। आप भी अगर सेवा में रहोगे, अच्छा काम करोगे, आपका काम जरूर बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। आज जो आपने मोटर क्लेम्स के बारे में बताया, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हम सब लोगों को के लिए वैल्यू रहेगी, वैल्यू एडिशन करेगी, और बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी कि जो नॉर्मल, और ये सब चीजें वो हैं जो जो मोटर क्लेम के अंदर यदि हम लोग ध्यान रखेंगे तो सब लोगों का फायदा रहेगा। तो थैंक यू सो मच सुनील भाई। आपका फैमिली मेंबर है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं पीआरटी के, और जो सेशन जिस तरीके से आपने चलाया, इतना इतना इंटरेक्टिव था। और मैं आज ना जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखो, आप लोगों की एक एक आदमी की एक एक क्वेरी थी, उस क्वेरी से कितने सारे लोगों का भला होने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग यदि इंटरेक्टिव रहेंगे तो हमारे लिए भी, हमारी भी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। तो मैं आप सब लोगों की एफपीआरटी परिवार की तरफ से सुनील भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज के सेशन के लिए। और मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हमारे को लगेगा कि भाई मोटर क्लेम्स के अंदर और क्या, और क्योंकि आपने आज मुझे पता है सिर्फ 3% से ज्यादा नहीं बताया हमारे को, अभी 97% बैलेंस पड़ा है, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे केस हिस्ट्रीज हैं जो हमने आपसे सुनी भी, हमने तो सुन रखी है, बट यहाँ पे एफपीआरटी के बहुत सारे लोग अभी तक उससे वंचित हैं। तो हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, जब जब मौका लगेगा, जब आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी रहेगी, हम एक बार ये सेशन आगे भी चलाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब जब हम समझते रहेंगे, जब जब हम चीजों को अच्छा समझते रहेंगे, हम लोग सब आगे बढ़ते रहेंगे। मैं फिर दिल की गहराइयों से सुनील भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोगों को भी अच्छा लगा तो हमारे जो ग्रुप्स हैं, गुरुकुल और एफपीआरटी का, उसमें आप अपनी प्रतिक्रिया करिए। उसमें यदि आप कुछ अच्छा या जो आपको अच्छा लगा वो बताएंगे तो जो स्पीकर होता है उसको मोटिवेशन मिलता है, और यदि आपको उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पूरी करी जाएगी। मैं आप लोगों का सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। सुनील भाई का स्पेशल धन्यवाद देता हूँ आज के सेशन के लिए। और मैं अब राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 मिनट के लिए बिफोर शांति पाठ, बिफोर रिकॉर्डिंग स्टॉप, आप सब लोगों को अनम्यूट करके एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद शांति पाठ की तरफ जाएंगे और सबको फिर रिकॉर्डिंग क्लोज करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। एक्सीलेंट सेशन सर, एक्सीलेंट, नॉलेजेबल सेशन, वेरी नॉलेजेबल सेशन रहा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार सर। कुछ नई जानकारी भी मिली। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू डैंग साहब, थैंक यू सुनील भैया। सर, बहुत बढ़िया सेशन होगा। बहुत बढ़िया सेशन लगा।
मैं मूर्ति जी आज हमारे बेंगलोर से बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इस एज में भी सीखना चाहते हैं, अच्छा लगता है सर। यस थैंक यू। अक्सर आपसे बात होती है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू सर। वेरी